हाथ जोड़ लो सभी। मोक्षस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। अपन पिछला जो पढ़ा था वो देखते हैं, उसके बाद आगे का शुरू करेंगे 5-7 मिनट के अंदर। तो कल अपन ने सूत्र जो शुरू करा था वो मति स्मृति वाला जो सूत्र था वहां से शुरू करा था। तो मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, ये अपन ने मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द देखे थे या दूसरे नाम देखे थे। तो मति ज्ञान के और क्या क्या नाम होते हैं? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अविनिबोध, ये 5 अपन ने नाम देखे थे जो मति ज्ञान के नाम थे। इसमें मति क्या है? हमारी सामान्य बुद्धि, ये मति। स्मृति क्या होता है? जैसे हम पढ़ रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद हमारी क्लास खत्म हो गई, फिर उसके बाद हम बैठ के उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं मनी मन, तो ये कहलाती है हमारी स्मृति। फिर संज्ञा ज्ञान का एक और नाम था प्रत्यभिज्ञान, मतलब एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु की याद आ जाना, ये प्रत्यभिज्ञान। हम मार्केट गए, वहां पर कोई जैकेट दिखी हमको और वो जैकेट हमारी जैकेट से सिमिलर थी, तो वो देख करके हमको हमारी याद आ गई, हमारी जैकेट की याद आ गई। तो एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु का ध्यान आ जाना, ये हो जाता है संज्ञा ज्ञान। ठीक है, संज्ञा। फिर चिंता। चिंता मतलब क्या था? हम मन में कुछ सिद्धांत बिठा लेते हैं, कुछ कंक्लूजन्स बिठा लेते हैं कि ऐसा है तो ऐसा तो साथ में हो गई। जैसे मिट्टी की खुशबू आई है तो कहीं ना कहीं पानी गिरा होगा। ठीक है, ये ऐसे सिद्धांत जो हमने हमारे ज्ञान में रख लिए, ये कहलाएगा चिंता या चिंतन। ठीक है, इसके बाद चिंता के बाद आविनिबोधिक ज्ञान, हमने जो सिद्धांत मन में बिठाए थे उनका उपयोग कर लेना, इसको अनुमान ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही हमको मतलब कहीं पर दूर दूर हम खड़े थे पहाड़ पर, कहीं हमको धुआं दिखा तो हमने बोला कि धुआं है मतलब आग लगी होगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा आविनिबोधिक ज्ञान। ठीक है, या अनुमान ज्ञान भी कहते हैं इसको। फिर इसके बाद तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, मतलब मति ज्ञान कैसे होता है? तो तत् मतलब वह मति ज्ञान, इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्री और अनिंद्री के निमित्त से होता है। इंद्रियां क्या होती हैं? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, और अनिंद्री मतलब मन। तो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो हमको ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। ठीक है, 3 चीजें बताई थी इसमें कल मैंने, इंद्री, अतिंद्री और अनिंद्री। इंद्री मतलब 5 इंद्रियां, अनिंद्री मतलब मन, और अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रियों से अतीत हो चुका ज्ञान है, जो सीधे आत्मा में होता है। तो केवल ज्ञान का एक एग्जाम्पल, बाकी 3 भी ज्ञान जो होते हैं वो अतीन्द्रिय हैं क्योंकि वो सीधे आत्मा से होते हैं। ठीक है, उसमें इंद्री मन की सहायता नहीं लगती है, तो ये कहलाएगा मति ज्ञान के बारे में। सूत्र क्या था? क्या था? अवग्रहे हवाए धारणा। हाँ, अवग्रह। फिर अपन ने मति ज्ञान की प्रोसेस देखी थी। मति ज्ञान की चार स्टेप्स होती है, वो 4 स्टेप्स होने के बाद मति ज्ञान होता है। तो सबसे पहले तो अपन ने देखा था कि दर्शन होता है। ठीक है, किसी भी चीज का सामान्य प्रतिभास उसको दर्शन कहा जाता है। फिर दर्शन होने के बाद मति ज्ञान होना चालू होता है। तो फिर पहले अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। इसमें श्रेयस भैया ने अपने को एक क्या चीज बताई थी? कुछ, क्या, क्यों और इसलिए। ठीक है, इस सूत्र को अपन ध्यान में रखें। तो सबसे पहले कुछ है ना, कुछ ज्यादा अपने को पता नहीं चला क्या है, बस कुछ है। फिर क्या है ये जानने की इच्छा हुई। ठीक है, तो ये होगा उसकी ईहा होना। अवग्रह मतलब कुछ है, फिर क्या है ये जानने की इच्छा, ईहा। फिर अवाय, अवाय मतलब हमने पता कर लिया क्या है, वो चीज जो हुई थी वो क्यों हुई थी, ये हो गया अवाय। फिर धारणा। धारणा क्या होता है? हमने जो भी चीज हुई उसको मन में स्टोर कर लिया, फिर हम उसको ध्यान में रखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हो गई मति ज्ञान की।
जैसे अपन ने देखा था कि बर्तन की आवाज आई तो कुछ हुआ, बस आवाज आई अपने को बर्तनों के गिरने की, फिर अपने मन में इच्छा हुई कि क्या हो गया, कैसे बर्तन गिरे, क्यों आवाज आई। ये हो गया अवग्रह के बाद ईहा। फिर हम देखने गए तो देखा कि बिल्ली थी वहां पर, बिल्ली आ गई थी घर में। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका अवाय। और धारणा, धारणा क्या होती है, जो हम हमारे मन में स्टोर करके रख लेते हैं कि अब थोड़ी देर बाद फिर आएगी तो अपन बोलेंगे चलो बिल्ली तो घूम रही है, जाने दो, कोई चोर वोर तो नहीं आया। ये कहलाएगी हमारी धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ठीक है, 4 प्रकार से अपन ने देख लिया मति ज्ञान इस स्टेप को फॉलो करके होता है। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि मति ज्ञान से किन किन पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। तो अपन ने 12 प्रकार के पदार्थ देखे थे जिनका ज्ञान मति ज्ञान से हो सकता है। ठीक है, तो 12 प्रकार के कैसे थे, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव। ठीक है, और फिर इनका उल्टा, बहु का उल्टा एक, बहुविध का उल्टा एक विध, क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, फिर अनिश्रित का उल्टा निश्रित, फिर अनुक्त का उल्टा उक्त, और ध्रुव का उल्टा अध्रुव। इनका अपन ने अर्थ देखा था। ठीक है, बहु मतलब बहुत सारी चीज का एक साथ ज्ञान कर लेना, और बहुविध मतलब बहुत प्रकार की चीजों का एक साथ ज्ञान कर लेना। जैसे बहुत सारे आम रखे थे अपने सामने, तो अपन ने उसका बहुत अच्छे से ज्ञान कर लिया उस पूरे ढेर को देख करके। अब 5 प्रकार के आम रखे हुए थे अपने पास में, एक था दशहरी, एक बादामी, एक अल्फांसो, एक तोतापरी, है ना। ऐसे 4-5 प्रकार के आम रखे हुए थे अपने पास में। उस अब अपन ने एक ढेर को देख करके जो ज्ञान करा वो तो बहु कहलाएगा, और ये 4-5 प्रकार के आम देख करके अपन ने जो ज्ञान करा ये बहुविध कहलाएगा। ठीक है, बहु, बहुविध, क्षिप्र, जल्दी से निकल जाने वाली चीज का ज्ञान कर लेना। कोई चीज हमारे सामने बहुत स्पीड से निकल गई और हमने पता कर लिया कि वो क्या है, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है, तो उसका क्षिप्र मति ज्ञान का क्षोभक्षम कम है या ज्यादा है उससे अपन पता कर लेते हैं, क्षिप्र। फिर अनिश्रित, अनिश्रित क्या होता है, अनिश्रित होता है चीज ढकी हुई है, उसका कुछ हिस्सा बाहर है, बस उस कुछ हिस्से को देख करके अपन पूरी चीज का ज्ञान कर लेते हैं, ये कहलाएगा अनिश्रित। अनुक्त मतलब बिना कही गई वस्तु का ज्ञान कर लेना, अनुक्त। कहा नहीं गया, सिर्फ इशारे से समझाया गया और हमने उसका ज्ञान कर लिया, अनुक्त। और ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या, जो चीज स्थिर है उसका ज्ञान कर लेना, ध्रुव। इसका उल्टा एक विद, एक प्रकार की चीज, एक ही चीज का ज्ञान करना एक बार में, और एक प्रकार की चीज का ज्ञान करना एक विद। अक्षिप्र मतलब बहुत स्लो कोई वस्तु आ रही है हमारे सामने उसका ज्ञान करना। ठीक है, अक्षिप्र। फिर निसृत मतलब ढका हुआ कुछ नहीं है, पूरा का पूरा हमारे सामने है। ठीक है, ये कहलाएगा निसृत। फिर अनुक्त का उल्टा उक्त, जो सीधे कह के ही बता दिया गया हो, ये उक्त। ठीक है, फिर इसके बाद फिर अध्रुव, अध्रुव मतलब बहुत जल्दी से खत्म हो गया जो चीज, जैसे बिजली चमकी और वो गायब हो गई। ठीक है, लेकिन वो इतनी सी 1 सेकंड के लिए आई थी लेकिन हमको उसका ज्ञान हो गया। 1 मिनट होल्ड करना, मतलब म्यूट कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। दुर्गा मंदिर के पास में कहीं पर आएगा वो। अंशु की दुकान देखिए नमकीन की। अ, सचिन का, सचिन कासलीवाल का घर देखा है। बस नहीं, मेरे घर की साइड नहीं आना, दरगाह वाली रोड पे ही आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया वाली रोड पे। हाँ 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 हाँ, ठीक, ओके, वेलकम। सॉरी। हाँ, तो अपन देख रहे थे ध्रुव और अध्रुव। तो अध्रुव क्या होता है कि बहुत जल्दी से चीज चली गई और उसका हमको ज्ञान हुआ, ये कहलाएगा अध्रुव। ठीक है, इसका एक और चीज लगा सकते हैं अपन, ध्रुव मतलब
कोई चीज कितने लंबे समय तक हमारे दिमाग में है। ठीक है, जैसे हमने अभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, अब आज से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी कोई पूछ रहा है तो हमने जो पढ़ा वो हमको दिमाग में है। ठीक है, तो वो कहलाएगा ध्रुव होना। अध्रुव मतलब हमने अभी पढ़ा और सुबह कोई पूछे तो हम भूल जाएं, तो ये कहलाएगा अध्रुव। ठीक है, मतलब ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में नहीं रहना, ये अध्रुव। ठीक है, यहां तक अपन ने देखा था 12 प्रकार की चीजों का हमने ज्ञान करा था इससे, मति ज्ञान 12 प्रकार की चीजों का। अब अपन आगे का सूत्र देखेंगे, अर्थस्य। देवल दीदी बोलो। नहीं, कुछ नहीं। नहीं, सूत्र बोलो मेरे बाद। नहीं नहीं, अर्थस्य। मतलब नहीं बोल सकती, चलेगा कोई और बोल ठीक है दे तो। ठीक है, सौरभ भैया। अर्थस्य। है ना, अर्थस्य। अर्थस्य मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अपन अर्थवग्रह का कथन पूर्ण हुआ। अब अर्थवग्रह क्या होता है, तो अपन ने जो अवग्रह ईहा अवाय और धारणा देखी ना, ये इसमें अवग्रह 2 प्रकार का होता है, अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह। ठीक है, तो अपन किसी भी चीज का सॉरी, अपन किसी भी चीज का एक जब विशेष देखते हैं उसको, मतलब कि अपन ने देखा फिर उसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये कहलाएगा अर्थ अवग्रह। व्यंजन अवग्रह क्या हुआ कि अपन ने देखा और वो चीज गायब हो गई। ठीक है, ये होता है व्यंजन अवग्रह। कैसे समझें इसको अपन, जैसे अपन ने तवा था, गरम तवा था, गरम तवे के ऊपर अपन ने पानी की 2-3 बूंद डाली। ठीक है, अब पानी की 2-3 बूंद डाली तो कैसे गर्म पानी, अपन तवे के ऊपर पानी डालेंगे तो कैसे छन 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 करके आवाज आएगी। ठीक है, और पानी उतनी देर में गायब हो जाएगा। अब अपन दूसरे कमरे में थे और अपने को ऐसी आवाज आई, तो जब तक अपन आए तब तक वो पानी उस तवे पर बचेगा क्या, वो तो पूरा का पूरा उड़ चुका होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपन इस चीज का सामान्य प्रतिभास ही कर पाए, हम इसके आगे की प्रोसेस कर ही नहीं पाए। अपने को पता नहीं कि उसके ऊपर पानी डला था कि दूध डला था कि चाय डली थी, अपने को तो बस आवाज आई। ठीक है, तो ये कहलाएगा व्यंजन अवग्रह। और हमको पूरा समझ में आ गया, हमारे सामने ही पूरी प्रोसेस हुई है, तो ये कहलाएगा अर्थ अवग्रह। समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अपन ने जो पढ़ा है वो अभी अर्थ अवग्रह पढ़ा है, यहां पर अर्थ अवग्रह का कथन पूर्ण हो गया। इस अर्थ से सूत्र का क्या मतलब हुआ, अर्थ अवग्रह का कथन पूर्ण हुआ। अब अपन आगे देखेंगे व्यंजनस्यावग्रह। कनिका दीदी। व्यंजनस्य वग्रह। क्या सूत्र कह रहा है, अब अपन व्यंजन अवग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन अवग्रह क्या होता है, अस्पष्ट पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो व्यंजन अवग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसा अपन ने समझा कि पदार्थ अपने को स्पष्ट ही नहीं हुआ, ये व्यंजन अवग्रह कहलाएगा। कैसे, तो अब जैसे बर्तन गिरा, अब हम गहरी नींद में थे तो हमने बोला कि अब कौन देखे। ठीक है, छोड़ो गिरा होगा, गिरने दो। तो हम क्या करते हैं उसका अवग्रह तो हुआ हमको कि कुछ गिरा, ये हमको समझ में आया, आगे हमने इच्छा ही नहीं करी अपने मन में जानने की। तो जब व्यंजन अवग्रह होता है तो उसके साथ ईहा अवाय और धारणा नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो सिर्फ अवग्रह ही होएगा उस पदार्थ का, आवाज हुई उसके बाद हमको इच्छा ही नहीं हुई जानने की, हम तो बोल रहे हैं चलो सो रहे हैं तो सोने दो, तो उस चीज का ज्ञान ही नहीं हो पाया, तो सिर्फ अवग्रह ही हुआ उसका, ईहा अवाय धारणा हुई नहीं। वो जैसे पानी गिरा था गर्म तवे के ऊपर तो हमको सिर्फ अवग्रह हो पाया था, हम जा ही नहीं पाए, उतनी देर में वो पानी गायब हो गया वहां से, या जो भी गिरा था वो गायब हो गया। तो ईहा अवाय और धारणा ये नहीं हुई हमको। ठीक है, समझ में आया। तो व्यंजनस्य अवग्रह मतलब अवग्रह, व्यंजन अवग्रह के साथ ईहा अवाय धारणा नहीं होती है, सूत्र के माध्यम से अपने को समझना है। ठीक है, अर्थ वाले में होती है। हाँ, अर्थवग्रह होता है तो हमको विशेष ज्ञान होता है ना। अच्छा।
ठीक है। इससे पहले वाला जो श्लोक था उसका यही अर्थ का मतलब था। उसका मतलब था कि अर्थस्य, यहाँ पर अर्थवग्रह का कथन पूर्ण हुआ, अब यहाँ पर व्यंजन अवग्रह का चालू हुआ, ऐसा श्लोक का मतलब था। ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया अपना व्यंजन अवग्रह खत्म। अब इसके बाद एक और सूत्र है व्यंजन अवग्रह के बारे में, जो है न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम। एक बार बोलो श्रेयस भैया। न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। ठीक है। तो व्यंजन अवग्रह जो होता है वो न चक्षु और अनिंद्रियाभ्याम, मतलब चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। इस सूत्र का ये मतलब समझना है। बाकी अर्थावग्रह जो होता है वो तो 5 इंद्रियों और मन सबसे होता है, लेकिन व्यंजन अवग्रह जो होता है वो चक्षु और मन से नहीं होता है। ठीक है। वो कौन कौन सी इंद्री से होगा? वो स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री और कर्ण इंद्री, 4 इंद्रियों से होगा। अब ऐसा क्यों होता है, कोई पूछे तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है ये जो भी इंद्रियां हैं हमारी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनके लिए क्या करना पड़ता है अपने को कि इनसे किसी भी चीज का ज्ञान करना है तो क्या होगा, इनको मतलब जिस भी चीज का ज्ञान करेंगे हम दूर से देख करके नहीं बता सकते कि कोई चीज मीठी है कि तीखी है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमारी जीभ पर टच करना पड़ेगा। ठीक है। कोई सुगंध या दुर्गंध है तो उस सुगंध या दुर्गंध को हमारी, उसके परमाणुओं को हमारी नाक के अंदर जाना पड़ेगा, हमारी इंद्रियों को टच करना पड़ेगा। ठीक है। तब जाकर के हम उस चीज का ज्ञान कर पाएंगे। ऐसे ही शब्द जो बोल रहे हैं उन शब्दों को हमारे कान तक आना पड़ेगा, तब हम उसका ज्ञान कर पाएंगे। लेकिन चक्षु इंद्री के साथ ऐसा नहीं है। ये मेरे पास मेरा फोन पड़ा है तो इसको मैं दूर से देख सकता हूं, इसको मेरे आंख को टच करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं दूर से देख करके पहचान सकता हूं। इसको क्या बोलते हैं? सन्निकर्ष होना। मतलब अगर टच करके किसी चीज का ज्ञान हो रहा है तो वो सन्निकर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सन्निकर्ष। मतलब सन्निकर्ष संबंध हुआ तब उस चीज का ज्ञान होता है। तो 4 इंद्रियों से कैसा होता है? सन्निकर्ष ज्ञान होता है, टच करके ज्ञान होता है या फील करके ज्ञान होता है। लेकिन चक्षु इंद्री से दूर की चीज का भी ज्ञान हो सकता है, अथवा मन से भी दूर की चीज का। जरूरी नहीं है कि मन से। हम तो कई दर्शन करने गया था, मैं कुंडलपुर दर्शन करने गया था आज से 2 साल पहले, तो मैंने अपनी आंख बंद करी और मैं वापस पूरे 6 गरी और तीर्थ की वंदना कर ली मन से। तो मेरे को वहां होने की जरूरत नहीं है, दूर से मैंने उसका ज्ञान कर लिया। ठीक है। तो ऐसे व्यंजन अवग्रह जो होता है वो चक्षु इंद्रिय और मन से नहीं होता, बाकी 4 इंद्रियों से होता है। ठीक है। अपन ने यहाँ पर मति ज्ञान का वर्णन पूर्ण कर लिया। अब अपन गिनेंगे कि अपन ने कितने प्रकार के मति ज्ञान देख लिए। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मेरे समझने के लिए, जैसे अगर चक्षु और मन से होगा तो इया भी तो आएगी, इच्छा भी तो होगी और जानने की। हाँ तो ऐसा एग्जैक्टली exactly। और अपने को पता चल जाएगा दूर से ही। तो अपन जैसे समझते हैं कि अगर अपने को कोई चीज दिख रही है सामने तो अपने आप अवग्रह तो हो ही जाएगा, साथ में ईहा भी हो जाएगी ना, अपने को जानने की इच्छा भी हो जाएगी और अपने को स्पष्ट भी हो जाएगा कि सामने क्या चीज है। ठीक है। ऐसा समझना। मन से भी अपन ने कुछ सोचा तो अपन उसको अवग्रह भी कर लेंगे, उसका ईहा भी कर लेंगे और उस चीज का ज्ञान भी कर लेंगे पूरी तरह से। लेकिन बाकी इंद्रियों के साथ ऐसा नहीं है, उनके लिए उसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा तब समझ में आएगा, और उतनी देर में वो चीज गायब हो गई तो इसलिए उसका ईहा, अवाय और धारणा हो ही नहीं पाई। ठीक है। समझ में आ गया? सौरभ भैया समझ आया? ठीक है। तो अपन अब देखते हैं कि मति ज्ञान कितने प्रकार का अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, 4। ठीक है। ये 4 हुआ और 12 प्रकार के पदार्थों के साथ हुआ। कौन से? बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव और इनके उल्टा। तो ठीक है। 12 का अवग्रह हुआ, फिर 12 की ईहा हुई, फिर 12 का अवाय हुआ, फिर 12 की धारणा हुई। समझ में आया ये? तो 12 4 जा 48। ठीक है। ये हो गया 48। समझ में आया 48 कैसे बना? अब 48 स्पर्शन इंद्री से,
फिर 48 रसना इंद्री से, फिर 48 घ्राण इंद्री से, फिर 48 चक्षु इंद्री से, और 48 कर्ण इंद्री से, और 48 मन से। ऐसा 6 बार 48 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ 48 बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कनिका दीदी, सौरभ भैया, हाँ आ रहा है समझ आ में। रहा है? तो 48 इंटू 6 कर लो, 288। समझ में आया? तो ये अपन ने अर्थवग्रह समझ लिया 288 प्रकार का। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे? व्यंजन अवग्रह। तो व्यंजन अवग्रह क्या होता है? तो इसमें अपन ने सबसे पहले समझा 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजन अवग्रह होगा। ठीक है, तो 12 सिर्फ एक ही होएगा उसका, 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजन अवग्रह। फिर ये कौन सी इंद्री से होता है? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, 4 इंद्रियों से होता है। ठीक है, तो 12 इंटू 4 48 हो गए। समझ में आया? तो अर्थवग्रह कितना हो गया था अपना? 288। और व्यंजन अवग्रह कितना हो गया? 48। ठीक है, तो इसका टोटल कर दो तो मति ज्ञान के कितने प्रकार हो जाते हैं? 336। 336 प्रकार का मति ज्ञान होता है। श्रेयस भैया कुछ पूछना है? अच्छा आ गया, ठीक है। 336 प्रकार का मति ज्ञान होता है। ठीक है, एक बार और समझेंगे अपन इसको। अपन ने सबसे पहले क्या करा? 12 प्रकार के पदार्थ थे, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव, और एकविध, निश्रित, उक्त और अध्रुव। इन 12 प्रकार के पदार्थों का सबसे पहले अवग्रह हुआ, फिर ईहा हुई, फिर अवाय हुआ, फिर धारणा बनी। ठीक है, तो 12 4 जा 48। अब ये 48 एक एक इंद्री से और मन से, तो 5 इंद्री और मन से लगा करके 48 इंटू 6 तो हो गया 288। ठीक है, ये हो गया अर्थ अवग्रह। फिर अपन ने व्यंजन अवग्रह पे पहुंच गए। तो व्यंजन अवग्रह क्या होता है? सिर्फ व्यंजन अवग्रह ही होता है 12 प्रकार के पदार्थों में। फिर इनकी ईहा अवाय धारणा नहीं हो पाएगी जब व्यंजन अवग्रह होगा, ये अपन ने समझ लिया। तो ये 12 हो गए। फिर 12 सिर्फ 4 इंद्रियों से होते हैं ये, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। चक्षु इंद्रिय और मन से नहीं होएगा। तो 12 4 जा 48। तो 48 प्रकार का व्यंजन अवग्रह और 288 प्रकार का अर्थ अवग्रह के साथ ईहा अवाय धारणा, ये सब चीजें मिला करके 336 प्रकार का मति ज्ञान होता है। समझ में आ गई ये बात? तो अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पर अपना मति ज्ञान का वर्णन पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक बार ये व्यंजन वाला बताना दोबारा से। हाँ, व्यंजन अवग्रह क्या होता है? व्यंजन अवग्रह ऐसा होता है कि किसी भी चीज का अपने को अस्पष्ट ही ज्ञान हो पा रहा है। ठीक है, जैसे अपन अब कुछ आवाज आई थी अपने को, आपको याद है बिल्ली आई थी तो कुछ आवाज आई थी, तो अपने को क्या हुआ? उसका अवग्रह हुआ, फिर मन में इच्छा हुई जानने की, तो ईहा, फिर अवाय मतलब उसका ज्ञान कर लिया हमने, और फिर मन में धारणा बन गई। ठीक है, तो व्यंजन अवग्रह में क्या हो रहा है? सिर्फ हमको अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है, ईहा अवाय धारणा नहीं हो रही है उसकी। ठीक है, जैसे पानी अपन ने गर्म तवे पर डाल दिया था, तो वो बस आवाज आई थी, बस कुछ हुआ था, अब क्या हुआ था ये हमको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कि पानी डाला था, कि दूध डाला था, कि चाय डाली थी, या कुछ और लिक्विड था। ठीक है, तो सिर्फ अस्पष्ट ज्ञान जो होता है उसको व्यंजन अवग्रह कहते हैं, और जो स्पष्ट हो जा रहा है हमको पूरी तरीके से उसको अर्थ अवग्रह कहते हैं। समझ में आया? यार समझ में आए, कांची वालों की तरह क्यों बोल रहा है? नहीं वो मैंने
अभी शिखर जी में पंच कल्याणक अटेंड करा था तो सीडी प्ले कर दिया। अब अच्छा। उसमें क्या हुआ वहाँ पे ना कांजी स्वामी का मतलब मैंडेटरी है कि वो सीडी प्ले होगी प्रवचन हाँ की, हाँ, चाहे कोई होती विद्वान है। नहीं है वहाँ। हाँ। अब वो पीछे से क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब मेरी मॉम कह रही है यार स्टेज पे कोई नहीं है, कौन आदमी बोल रहा है। मैंने कहा ये वो है जिनका स्वर्गवास हो गया ना, तो वो चला रखी है। तो कह रही बताओ कैसे कैसे लोग हैं, मरे हुए आदमी की सीडी चला दी। वो इतनी भोली, उनको समझ ही नहीं आया। हमारी हंस हंस के जान खराब हो गई। और ये भी ऐसे ही पूछ रहा है अभी। अरे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए ना कि अपन ने समझ एकदम में आ रहा है। नहीं आ गया यार आगे। बोला अंडरस्टूड, बस खत्म। मतलब कांजी स्वामी याद आ गए। तो 336 प्रकार क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा, तो इसमें मैथ्स आ जाते हैं ना, तो कई लोग इससे सुन जाते हैं। एक समझ में आ रहा है, आ डाउट रहा है, है समझ। हाँ एक डाउट है। हाँ, बोलो। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो स्वर्गवास हुआ है? हाँ, ये भी सही बात है। अच्छा वो तीर्थंकर बनेंगे, फालतू बातें मत करो तुम। अच्छा ठीक है। स्वर्ग तक तो लेके चल जाओ यार। बाप रे बाप, पंचम काल ज्यादा भारी पड़ रहा है। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अपन ने यहाँ पर मति ज्ञान का वर्णन पूर्ण हो गया है। आज अपन श्रुत ज्ञान का सूत्र और देखेंगे एक। ठीक है, तो श्रुत ज्ञान क्या होता है, अगला सूत्र बोलेंगे। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। हितेन बोलना। श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश वेदम। ठीक है, तो यहाँ पर अब सूत्रकार क्या बोल रहे हैं, श्रुत ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। श्रुतम मति पूर्वम मतलब श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। और द्वयनेक द्वादश भेदम, इसके दो भेद, अनेक भेद और द्वादश मतलब 12 भेद होते हैं। ठीक है, तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसके दो भेद, अनेक भेद और 12 भेद होते हैं। अब अपन ने श्रुत ज्ञान क्या समझा था, मति ज्ञान पूर्वक जो इंद्रियों मन की सहायता से ज्ञान हो वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये अपन ने डेफिनेशन पहले ही समझ ली थी कि मति ज्ञान के बाद जो अपन उस चीज का ध्यान लगाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या उसका ज्ञान करते हैं विशेष, तो ये कहलाता है हमारा श्रुत ज्ञान। ठीक है, अब इसके भेद देखेंगे अपन। इसके भेद कितने होते हैं, दो भेद, अनेक भेद और 12 भेद। तो अपन सबसे पहले दो भेद देखते हैं। तो दो भेद क्या होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ठीक है, श्रुत ज्ञान के दो भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अब अंग प्रविष्ट क्या होता है, तो जब भगवान का समवशरण लगता है तो उसके बाद उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, समवशरण में विराजमान होते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तो उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो गणधर उस वाणी को झेलते हैं और उस वाणी को झेलने के बाद वो शास्त्रों की रचना करते हैं। ठीक है, तो जब वो शास्त्रों की रचना करते हैं और फिर गणधर जिस शास्त्र की रचना करते हैं उसको कहते हैं अंग प्रविष्ट। ठीक है, हाँ, शास्त्र कहाँ लिखते हैं? शास्त्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्र नहीं लिखे जाते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं कि शास्त्र अभी अभी लिखना चालू हुआ है। ये जो कुंद आचार्य की कहानी आती है कि पहले वो ग्वाले थे और उन्होंने शास्त्र का ध्यान दिया, चतुर्थ काल की कहानी है वो। तो ऐसा नहीं था कि पहले के समय में शास्त्र होते नहीं थे। ठीक है, तो एक ये तो अपने शास्त्र लिखने की बात है, और दूसरी चीज ये भी कि वो अपने शिष्यों को क्या करते हैं, गणधर अपने दूसरे शिष्यों को दूसरे जो मुनि होते हैं उनको मौखिक रूप से बताते हैं, लिखित रूप में भी होते हैं। तो वो जिस चीज का ज्ञान देते हैं उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं। ठीक है, अब अंग प्रविष्ट के आधार पर जो शास्त्र लिखे जाते हैं, ठीक है, अंग प्रविष्ट हो गया गणधरों से सीधे मिला हुआ, और उस अंग प्रविष्ट के आधार पर जो शास्त्र लिखे गए वो अंग बाह्य कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं। अंग प्रविष्ट जो होता है वो 12 होता है, संख्या में 12, जो अपन बोलते हैं द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तो इसमें जो द्वादश अंग होते हैं वो क्या है, अंग प्रविष्ट हैं। ठीक है, तो अंग प्रविष्ट की संख्या होती है 12।
तो द्वयनेक द्वादश भेदम, तो जो 12 भेद बताए हैं वो अंग प्रविष्ट के भेद हैं, ठीक है। 12 जो अंग होते हैं जिनवाणी के, आचारांग आदि 12 अंग होते हैं। जिनवाणी की पूजा में इनके नाम बहुत डिटेल में दिए हुए, मेरे को तो याद नहीं है, ठीक है। तो 12 अंगों के नाम दिए गए हैं। तो ये 12 अंग अंग प्रविष्ट में आते हैं जो गणधरों से सीधे आए हैं। अब इनके आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे कुंदुकुंदाचार्य ने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना करी। इसके अलावा नेमी चंद्राचार्य ने, सिद्धांत चक्रवर्ती ने क्या वो गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपना सार। इसके अलावा अपने को वर्तमान में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र की रचना करी, ठीक है। और भी अनेक आचार्य हुए। तो उन्होंने जो जो रचना करी है, ये अंग बाह्य है। ये क्या है, द्वादशांग में नहीं है, ये द्वादशांग के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। वर्तमान में अपने पास द्वादशांग नहीं है, लेकिन उसके आधार पर लिखे हुए ग्रंथ हैं। मतलब जो बहाम वाला है जो मेन है प्रविष्ट है, क्योंकि वो तीर्थंकरों के डायरेक्ट उसका संबोधन का है। और जो मतलब दूसरा है वो उनके आधार पे है। उसके आधार पर लिखा गया है, हाँ। तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग लिखा गया है, ठीक है। क्षीर सागर का जल भले पूरे क्षीर सागर में हो या एक लोटे में भर के ले आओ, क्षीर सागर का जल तो क्षीर सागर का ही रहेगा, वो उतना ही शुद्ध रहेगा, ठीक है। तो जिनवाणी तो वही की वही है, उतनी ही शुद्ध है, ठीक है। तीर्थंकरों की वाणी है ये, ऐसा नहीं समझना कि आचार्यों ने अपने मन से लिख दी है, नहीं। वो जो द्वादश अंग थे उनके आधार पर ही लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया अपना, अपन ने देख लिए श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान के भेद। क्या हो गया श्रुत ज्ञान, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, मतलब श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होगा, इसके 2 भेद, अनेक भेद और 12 भेद बनेंगे, ठीक है। 2 भेद कौन से, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ठीक है। और 12 भेद कौन से हो जाएंगे, द्वादशांग। और अनेक भेद कौन से हो जाएंगे, तो अंग बाह्य के अनेक भेद हो गए। जो अपन वर्तमान में ग्रंथ देख रहे हैं हमारे पास, ये अनेक है संख्या में, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये अनेक भेद हो गए। समझ में आ गया श्रुत ज्ञान का मतलब और श्रुत ज्ञान के भेद, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अवधि ज्ञान का प्रकरण चालू हो रहा है। तो आज अपन यही रोकते हैं श्रुत ज्ञान तक। अवधि ज्ञान के बारे में अब कल से पढ़ेंगे। एक चीज था, हाँ, जो बोलो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जो बोलते हैं ना अपन, हाँ, तो उसके अंदर फिर जैसे अगर सीधा डायरेक्टली, तो फिर ये वाले तत्वार्थ सूत्र, ये वाले ग्रंथ नहीं आते थे। नहीं, लेकिन उन्हीं के आधार से लिखा गया है ना ये। तो व्यवहार से तो कह सकते हैं कि अपन ये द्वादशांग का ही हिस्सा है, क्योंकि उसमें से कुछ ले लिया। मतलब जैसे वो अपने पास बहुत सारा था तो उसमें से बूंदे निकाल ली हैं, ऐसा। उन्हीं का पार्ट है, ठीक है। कोई अंतर नहीं। अपना मोक्ष मार्ग ये भी प्रशस्त उतना ही कर सकते हैं जितना वो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। एक एक कायोत्सर्ग करना।